एक देश है, अटलांटिक ओशियन, कैरिबियन सी और मैक्सिको की खाड़ी के मीटिंग पॉइंट पर पड़ता है। साइज में बेहद छोटा, भारत के तेलंगाना राज्य के लगभग बराबर। यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाला देश अमेरिका बसता है। साइज, पैसा, सेना, पावर सब में इस देश से बड़ा। लेकिन अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो इस देश ने अमेरिका से भयंकर पंगे लिए हैं। दुश्मनी इतनी कि एक बार तो न्यूक्लियर मिसाइल तन गई थी। अमेरिका से पंगे लेने वाले इस छोटे से देश का नाम है क्यूबा। हो सकता है आप में से कई लोगों ने क्यूबा का नाम पहले से ही गेस कर लिया हो, पर आज हम अमेरिका और क्यूबा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने एक जासूस का पर्दाफाश किया है जिस पर क्यूबा के लिए अमेरिका की जासूसी करने के आरोप हैं, और उस जासूस का नाम है विक्टर मैनुअल रोचा। रोचा ने कई साल अमेरिका के राजनयिक के रूप में काम किया, राजदूत जैसे अहम पदों की भी जिम्मेदारी संभाली, पर अब खुलासा हुआ है कि 42 सालों तक वो क्यूबा के लिए जासूसी करते रहे। इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी कहा जा रहा है। तो आज के शो में हम जानेंगे क्यूबा और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास क्या रहा है, कौन से ऐसे मौके आए जब दोनों देश युद्ध की कगार पर पहुंच गए, और जानेंगे अमेरिका पर जासूसी करने वाले विक्टर मैनुअल रोचा की कहानी क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं इतिहास से। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेन ने क्यूबा पर कब्जा कर लिया। स्पेन ने यहाँ लगभग 400 सालों तक राज किया, यहाँ के संसाधनों से अपनी रियासत चलाई, अफ्रीका से गुलाम लाए, उनसे जानवरों की तरह काम लिया। 1762 में ब्रिटेन ने क्यूबा को जीत लिया, लेकिन एक साल में ही उसे वापस लौटा दिया। 18वीं सदी के अंत में शुरू हुई स्पेनिश अमेरिकन वॉर, इसमें अमेरिका की जीत हुई और साल 1898 में क्यूबा उसके नियंत्रण में आ गया। महज 4 सालों बाद अमेरिका से क्यूबा को आज़ादी मिल गई, पर असली खेल शुरू हुआ 1933 से। इस साल जनरल फुल्गेंसियो बटिस्टा ने तख्ता पलट कर क्यूबा की सत्ता हथिया ली। इस तख्ता पलट में अमेरिका ने उसका खूब साथ दिया। वो अभी भी अपना नियंत्रण इस जमीन पर चाहता था। कुछ साल बटिस्टा ने चीफ ऑफ आर्मी बनकर खूब मजे किए, फिर अपना टर्म खत्म होते ही फ्लोरिडा में रहने चले गए, वापस लौटे। 1952 में उनको राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेना था, लेकिन जनता बटिस्टा का असली चेहरा जानती थी। हार नजदीक देखकर उन्होंने लोगों को बरगलाना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ कार्लोस चुनाव में खड़े हुए थे। बटिस्टा बोले कि कार्लोस प्रियो हारने के बाद भी पद नहीं छोड़ेंगे। इसी भ्रम के दम पर उन्होंने सैन्य विद्रोह कर दिया। बटिस्टा के खिलाफ उन दिनों क्यूबा के एक नौजवान ने मोर्चा संभाला हुआ था, नाम था फिदेल कास्त्रो। उन्होंने 26 जुलाई 1953 को अपने साथियों के साथ मिलकर मोंकाडा बैरकों पर हमला कर दिया। इसमें फिदेल के 60 से ज्यादा साथी मारे गए। बाद में 22 अन्य साथियों को भी बिना मुकदमे की ही मार डाला गया। फिदेल पर मुकदमा चला और 16 अक्टूबर 1953 को उन्हें 15 साल की सजा हुई। इस पर फिदेल ने अपने बचाव में 2 घंटे लंबा भाषण दिया। ये भाषण इतिहास मुझे दोषमुक्त करेगा नाम से बेहद प्रसिद्ध हुआ। 2 साल बाद साल 1955 में फिदेल को रिहा कर दिया गया। छूटते ही कास्त्रो फिर अपने क्रांति वाले मोड में आ गए, पर तमाम विरोध के बावजूद भी बटिस्टा सत्ता पा चुके थे, क्योंकि अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा था। अब इस सपोर्ट का फल अमेरिका को वापस लौटाना था। उन्होंने क्यूबा के संसाधनों को अमेरिका के पांव पर रख दिया। एक समय ऐसा आ गया जब क्यूबा के खेतों पर अमेरिकी व्यापारियों का एक छत्र राज हो गया। स्थानीय लोग मजदूर भर बनकर रह गए। बटिस्टा सरकार ने हड़ताल करने पर भी रोक लगा दी थी। विरोध की हर गुंजाइश मिटा दी गई थी, लेकिन फिदेल ने अपना विरोध जारी रखा। बटिस्टा की क्रूरता के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध लड़ा और 16 साल की जदोजहद के बाद फरवरी 1959 को कास्त्रो क्यूबा के प्रधानमंत्री बनाए गए। अमेरिका को इससे तगड़ा झटका लगा। जो भी संपत्तियां अमेरिकी लोगों के हाथ में थीं, उन्हें कास्त्रो ने नेशनलाइज कर दिया। बटिस्टा समर्थकों को देश छोड़कर भागना पड़ा। इनमें से अधिकतर लोग अमेरिका पहुंच गए। कास्त्रो के आने के बाद क्यूबा और अमेरिका के बीच कई बार लड़ाई वाली स्थिति बनी। इनमें से 2 के बारे में हम बता देते हैं। पहली तो है अप्रैल 1961 की लड़ाई। इसकी शुरुआत 1960 में ही हो गई थी। हुआ ये कि अमेरिका कास्त्रो से परेशान था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर हुआ करते थे। वो कास्त्रो से जल्दी निजात पाना चाहते थे। अमेरिका हर वैसी जगह पर टांग अड़ाने के लिए तैयार था जहां कम्युनिस्ट धड़ा मजबूत हो रहा हो। खुफिया एजेंसी CIA को काम पर लगाया गया। प्लान बना। मार्च 1960 में आइजनहावर ने प्लान पर मुहर लगा दी।
अब CIA ने अपना काम करना शुरू किया। क्यूबा से भागे लोगों को पहले फ्लोरिडा और फिर ग्वाटेमाला की खुफिया ठिकानों पर ट्रेन किया गया। इन्हें नाम मिला ब्रिगेड 2506। इन्हें विद्रोह के लिए तैयार किया जा रहा था। CIA का प्लान ये था कि ये लोग क्यूबा में घुसकर हमला करें और स्थानीय लोगों की मदद से कास्त्रो की सरकार को गिरा दें। खैर, जब तक ये ब्रिगेड तैयार होती, अमेरिका में राष्ट्रपति बदल चुके थे। जॉन एफ कैनेडी की सरकार बनी, लेकिन प्लान कायम रहा, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। कैनेडी ने फरवरी 1961 में हमले को मंजूरी दे दी। और हमले की प्लानिंग क्या थी? तय हुआ कि पहले अमेरिका के लड़ाकू विमान क्यूबा के एयरबेस को तबाह करेंगे। उसके बाद ब्रिगेड 2506 जमीन के रास्ते अचानक से हमला बोलेगी। 15 अप्रैल 1961 अमेरिकी एयरफोर्स के 8 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। इन प्लेन्स को क्यूबा में बम गिराना था, पर इनमें से अधिकतर निशाने चूक गए। अमेरिका ने इन प्लेन्स को क्यूबन एयरफोर्स के कलर से पेंट किया था। जब इनकी तस्वीरें बाहर आईं, अमेरिका की खूब चीचा-लेदर हुई। ये देखकर कैनेडी ने दूसरे एयर अटैक का प्लान कैंसिल कर दिया। ब्रिगेड 2506 की लैंडिंग के लिए बे ऑफ पिग्स का किनारा चुना गया। ये क्यूबा का सुदूर दक्षिणी इलाका है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था और वहां छिपने के लिए भी बढ़िया जगह थी। 17 अप्रैल को ब्रिगेड को वहां पहुंचा दिया गया। तब तक क्यूबा सरकार सतर्क हो चुकी थी। कास्त्रो ने अपनी एयरफोर्स को आसमान की कमान संभालने का आदेश दिया। साथ ही 20,000 सैनिकों को बे ऑफ पिग्स की तरफ रवाना किया गया। ब्रिगेड को ऐसे स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी। अमेरिकी फाइटर प्लेन्स भी इस हमले की जद में आ गए। 4 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 2 लड़ाकू विमान और 2 जहाज तबाह कर दिए गए। ये तो हो गई क्यूबा और अमेरिका के बीच झड़प की पहली घटना। दूसरी घटना है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 27 अक्टूबर 1962 की तारीख थी। इस दिन अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे। क्या हुआ था उस दिन? सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने का फैसला किया था। गुपचुप तरीके से सप्लाई भी शुरू हो गई थी। मैप में देखिए, क्यूबा अमेरिका की सीमा के पास है। कास्त्रो कम्युनिस्ट थे और सोवियत संघ के खास दोस्त भी। क्यूबा को पुरानी दुश्मनी का बदला भी लेना था, इसलिए उसने सोवियत संघ की मिसाइलों के लिए अपनी जमीन दे दी। कई दिनों तक अमेरिका को इसकी भनक तक नहीं लगी। तभी उसका एक टोही हवाई जहाज क्यूबा के ऊपर से उड़ा। संयोग से उसके कैमरे में मिसाइल फैसिलिटी की तस्वीरें आ गईं। फिर पता ये चला कि सोवियत संघ 20 जहाजों में मिसाइल भरकर भेज रहा है। इसके बाद जदोजहद शुरू हुई सोवियत संघ को रोकने की। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के पास 4 विकल्प उस वक्त मौजूद थे: सर्जिकल स्ट्राइक, क्यूबा पर हमला, कूटनीतिक दबाव और ब्लॉकेड। कैनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी का फैसला किया। उसने अपने नौसैनिक जहाज और पनडुब्बियां समुद्र में जमा कर ली। इसके कारण टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कैनेडी ने हमले की धमकी दी। अमेरिका ने अपनी फोर्स भी तैयार कर ली थी, लेकिन फिर सोवियत संघ के लीडर निकिता खुश्चेव ने अपने जहाजों को वापस बुला लिया। मगर तनाव फिर भी कम नहीं हुआ। 27 अक्टूबर को क्यूबा के ऊपर एक अमेरिकी जेट को शूट कर दिया गया। इसके चलते युद्ध का खतरा चरम पर पहुंच गया। मगर अंतिम समय पर कैनेडी और खुश्चेव ने संयम का परिचय दिया और वो पीछे हट गए। इस घटना को इतिहास में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। क्यूबा की धरती का इस्तेमाल अमेरिका के एक और दुश्मन मुल्क ने किया। उसका नाम है चीन। जून 2023 में रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन ने क्यूबा में एक स्पाई स्टेशन बनाया हुआ है। वो इस स्टेशन से अमेरिका की जासूसी करने का मंसूबा रखता है। हालांकि बाद में चीन ने स्पाई स्टेशन से अमेरिका की जासूसी करने वाली बात को नकारा भी। तो इन सभी घटनाओं से आपने ये समझा कि अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते कितने खराब रहे हैं। अब आ जाते हैं हालिया घटना पर, जिसकी वजह से आपको इतनी कहानी सुनाई गई। 4 नवंबर 2023 को अमेरिका ने अपने पूर्व राजनयिक विक्टर मैनुअल रोचा को गिरफ्तार किया। आरोप की रोचा 40 साल से ज्यादा से क्यूबा सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और अमेरिकी प्रशासन में ऐसे ओहदों पर उन्होंने काम किया जिससे उसे हर जरूरी और सीक्रेट जानकारी का एक्सेस मिलता रहा। इस तरह रोचा ने अमेरिकी विदेश नीति पर प्रभाव डालने की कोशिश भी की। क्या है रोचा की कहानी, अब आपको वो सुनाते हैं। 1950 में कोलंबिया में पैदाइश हुई। 1969 में येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1976 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली। इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई भी की। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद रोचा ने नवंबर 1981 में बतौर पॉलिटिकल अफसर काम करना शुरू किया। उनकी ये नौकरी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में लगी थी, माने अमेरिकी विदेश मंत्रालय। रोचा के काम के चलते 1 साल के अंदर ही उन्हें डोमिनिका रिपब्लिक में अमेरिकन एम्बेसी का पॉलिटिकल ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया। यहाँ उन्होंने 1985 तक काम किया। इसके बाद उन्हें पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स ऑफिसर बनाकर
होंडुरस भेजा गया। इसके बाद उन्हें मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में अमेरिकन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी भी बना दिया गया। इस पद पर उन्होंने 1991 तक काम किया। 1994 से 1995 तक उन्होंने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम किया। समय आगे बढ़ता गया, रोचा अपने विदेश सेवा के करियर में आगे बढ़ते गए। जुलाई 1997 में उन्हें अर्जेंटीना में अमेरिकन एम्बेसी का डेप्यूटी चीफ बना दिया गया। नई सदी के साथ रोचा की किस्मत भी बदली। साल 2000 में उन्हें बोलिविया में अमेरिका का एम्बेसडर बनाकर भेजा गया। इस दौरान वो कई कंट्रोवर्सीज में भी घिरे। साल 2002 के बोलिविया चुनाव में हस्तक्षेप के भी उन पर आरोप लगे। उन्होंने एक भाषण में कह दिया था, अगर एवो मोरालेस बोलिविया में जीते तो अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी। मोरालेस बोलिविया में वामपंथी नेता हैं। वो उस समय एंटी अमेरिका तत्वों का समर्थन करते थे। मोरालेस 2002 वाला चुनाव जीतने में असफल रहे थे। रिटायरमेंट के बाद रोचा न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के सदस्य बने। यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी में इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े। बाद में वो बिजनेस में भी आए। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज में कहा गया कि उन्होंने साल 1981 से ही क्यूबा के लिए जासूसी शुरू कर दी थी। इसके अलावा वो क्यूबा सरकार की मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका से गलत इंफॉर्मेशन भी साझा करते थे। 4 दिसंबर को उन्हें मायामी से गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। कई मीडिया हाउसेस ने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से लिखा है कि रोचा ने FBI के सामने जासूसी की कई बातों को कबूला भी है। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको लल्लन टॉप पर मिलते रहेंगे। फिलहाल हम इजराइल गाजा युद्ध से आ रहे अपडेट्स जान लेते हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग अब इजराइल और WHO के बीच ट्विटर पर भी बहस का रूप ले रही है। WHO ने कहा है कि उसे इजरायली डिफेंस फोर्स से एक नोटिफिकेशन मिला है जिसमें 24 घंटे के अंदर गाजा पट्टी से उनके मेडिकल वेयरहाउसेस खाली करने के लिए कहा है। WHO के मुखिया ने ट्वीट कर इजराइल से इस आदेश को वापस लेने के लिए कहा है, पर इजराइल में फिलिस्तीनी सिविल अफेयर्स बॉडी ने इस बात को एक ट्वीट कर खारिज कर दिया। कौन सच बोल रहा है कौन नहीं ये तो पता नहीं चला, लेकिन लोगों की मौत का सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। दूसरी अपडेट भी इजराइल से ही है, जहां इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा की सुरंगों को समुद्र के पानी से भरना शुरू कर दिया है। ये सुरंगें करीब 500 किलोमीटर में फैली हुई हैं, जिन्हें हमास के लड़ाके बंकर की तरह इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल उन्होंने इजराइल से अगवा किए गए बंधकों को रखने के लिए भी किया। 7 अक्टूबर से जारी जंग के बीच तुर्की ने इजराइल को चेतावनी दी है। दरअसल इजराइल ने कहा था कि 7 अक्टूबर के हमलों का म्यूनिख जैसा जवाब दिया जाएगा। म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद इजराइल ने पूरी दुनिया में इस हमले में शामिल लोगों की चुन कर हत्या की थी। अगली खबर अफ्रीका से है, जहां पूर्वी अफ्रीका में हो रही लगातार बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से करीब 350 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। अकेले केन्या में 136 लोग बाढ़ की वजह से जान गंवा चुके हैं। सैलाब का दायरा केन्या, सोमालिया, इथियोपिया और तंजानिया में फैला हुआ है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।